हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास स्कीम, जेएम फिनेंशियल म्यूचुअल फंड का जेएम मिड कैप एनएफओ। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि एनएफओ क्या होता है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्या वैल्यू है, मिड कैप में क्यों करना चाहिए, जेएम में क्यों करना चाहिए, इसमें रिस्क क्या एसोसिएट है, अपने को इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क एपेटाइट है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ कि एनएफओ क्या होता है। जब भी म्यूचुअल फंड की कोई नई स्कीम बाज़ार में आती है उसको एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। उसका भाव होता है 10 रुपया। एनएवी जिसको बोलते हैं 10 रुपये से स्टार्ट होता है। जितनी भी बाज़ार के अंदर आज म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं वो किसी न किसी दिन एनएफओ के रूप में 10 रुपये की एनएवी से शुरू हुई थी। इसी सीरीज के तहत जेएम फिनेंशियल म्यूचुअल फंड का जेएम मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक एनएफओ आया है। अब ये मिड कैप क्या होता है? सेबी के कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके की कैटेगरी होती है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। लार्ज कैप कैटेगरी वो होती है जो 1 से लेके 100 कंपनीज के तहत बड़े स्टॉक्स लिए जाते हैं, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, इन्फोसिस। जो मार्केट साइज के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं। 1012 लेके 250 तक जो कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप बोलते हैं, और 250 ऑनवर्ड जो कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। इनका मुनाफे से कोई लेना देना नहीं होता, केवल साइज के हिसाब से, इनको कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनियों का कैटेगराइजेशन किया है। तो यह जो नई स्कीम आई है यह मिड कैप कैटेगरी में होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 101 से लेके 101 से लेके 250 के बीच की कैटेगरी होंगी में ही केवल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की। अभी अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है और अमृत काल में अपने प्रवेश किया है। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान के बाद जब किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम 2200 से $2500 के बीच में पहुंच जाती है तो वहां से ग्रोथ स्टोरी चालू होती है, और इंडिया आज इसी मुकाम पे खड़ा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम करीबन $2500 है। 1980 के अंदर इंडिया और चाइना बराबर थे, लेकिन 1999 तक 1999 तक चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम बराबर थी। लेकिन वहाँ उसके बाद 99 के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वांटम जंप आया। उसी सीरीज़ के तहत आज इंडिया में भी एस्पिरेशनल ग्रोथ हो रही है। जब भी कोई लड़का या लड़की 25 साल का युवा पहली जॉब ज्वाइन करता है तो उसकी सबसे मेन प्रायोरिटी होती है 4 व्हीलर और महंगे मोबाइल, उसके बाद स्मार्ट वॉचेज और ब्रांड कॉन्शियस होता जा रहा है। ये आप खुद भी मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पर कैपिटा इनकम में चाइना और कोरिया के अंदर जो पिछले 20-25 सालों में ग्रोथ हुई है वो इंडिया के अंदर अगले 15-20 साल में ग्रोथ होने वाली है। जीडीपी अगर ग्रोथ की बात मैं करूं तो 7% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया के अंदर हो रहा है। जब 2000 के अंदर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8 to 9% थी, तब दुनिया के करीबन 50% से ज़्यादा देश 8-9% से ग्रो कर रहे थे। लेकिन अब एकमात्र इंडिया है जो कि 7% से ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी देश में ग्रो करने के लिए 2-3 पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कंजम्पशन। ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। अगर जनरेशन जेड जो कि 1997 से लेकर 2012 तक बोर्न हुए हैं उनको जनरेशन जेड बोलते हैं। मिलेनियल्स यानी 1981 से लेके 1996 तक जो बोर्न हुए हैं उनको बोलते हैं। तो 1981 से के बाद जिनका जन्म हुआ है वो ही करीबन 50% पॉपुलेशन है इंडिया में, 140 करोड़ की बस्ती में। तो वो कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करते हैं, लाइफस्टाइल पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 4G 5G डेटा सस्ता होने की वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट के अंदर भी चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी है, यानी चाइना ने पिछले 20-25 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोकस किया और यहाँ
अभी कोरोना के बाद में चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, यानी चाइना के अलावा भी एक कंट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो फोकस कर रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की, तो इंडिया के अंदर करीबन हर महीने 20 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और 10 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं अभी तक, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की, तो पीएलआई स्कीम के तहत उसको भी एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा। 2014 में 92% मोबाइल जो है वो इंपोर्ट करते थे, बाहर से खरीदते थे। आज की तारीख में 2022 आते आते ये पिक्चर बिल्कुल पलट गई है और 2022 में करीबन 97% मोबाइल जो अपने इंडिया में यूज़ करते हैं वो इंडिया के अंदर ही बने हुए हैं, यानी इंडिया में डोमेस्टिक है। अब बात करते हैं कि मिड कैप क्यों। तो आपने पिछले 3 सालों में ऐसा देखा होगा कि जितने भी आईपीओज आए उनमें से 97% आईपीओज स्मॉल और मिड कैप में आए, केवल 3% आईपीओ जो हैं वो लार्ज कैप में आए। 97% आईपीओ जो मिड और स्मॉल कैप में आए उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो सनराइज सेक्टर और हाई ग्रोथ सेक्टर बहुत आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इकोनॉमिक सेक्टर में ई कॉमर्स, ऐप बेस्ड एग्रीगेटर जो हैं, ऑनलाइन ब्रोकिंग है, क्यूएसआर, गेमिंग कंपनीज। इसके अलावा हाई ग्रोथ कंपनीज के अंदर डायग्नोस्टिक लैब्स, फिनेंशियल मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैम्प्स, सीडीएसएल, इन सब चीज़ की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। इसके अलावा हिस्टोरिकली लास्ट 10 ईयर्स में भी लार्ज कैप को हमेशा आउट परफॉर्म किया है मिड कैप ने, इसलिए मिड कैप की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं जेएम मिड कैप एनएफओ की। तो इस फंड के अंदर मिनिमम 30 स्टॉक होंगे, यानी केवल 30 शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम 50 शेयर्स होंगे, 50 शेयर से ज़्यादा फंड मैनेजर कभी भी नहीं लेगा। इसके अलावा टॉप 10 होल्डिंग जो होगी, यानी 10 जो टॉप शेयर्स होंगे उसमें कभी भी 50% से ऊपर का एक्सपोजर नहीं जाएगा। मैक्सिमम वेट एक शेयर के अंदर 7.5% से ऊपर का वेटेज नहीं लेगा। मिनिमम वेटेज जो है वो 1% रहेगा एक स्टॉक के अंदर। और कैश की लिमिट, कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि बाज़ार में वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है या स्लो डाउन आने वाला है, तो फंड मैनेजर कुछ कैश पे बैठ जाता है, कुछ कैश रखता है अपने पास। उस कैश की मैक्सिमम लिमिट इस फंड के अंदर मैक्सिमम 10% है। ये मिड कैप के अंदर मिनिमम 65% पैसा इन्वेस्ट करेगा, बाकी 35% बचा हुआ पैसा ये लार्ज कैप या स्मॉल कैप में कर सकता है। अब बात करता हूँ कि इसका फंड मैनेजर कौन है। मिस्टर सतीश रामानाथन इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी के, वो इस फंड को मैनेज करेंगे। मिस्टर रामानाथन का जो है बहुत अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, करीबन 3 दशक से करीबन 30 ईयर्स से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। वो CFA हैं, IIT मद्रास से पास आउट हैं। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड कंपनी, सुंदरम म्यूचुअल फंड कंपनी में भी काम किया। एक लंबा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वेल नोन फंड मैनेजर है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर सकते हैं। जेएम मिड कैप एनएफओ के अंदर मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर टॉपअप करना हो यानी एडिशनल पैसा डालना हो तो 1,000 और डाला जा सकता है। SIP 1,000 की जा सकती है। ये 31 अक्टूबर 2022 से लेके 14 नवंबर 2022 तक यानी 15 दिन के लिए ये ओपन है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप TRI 150 है। इसके अलावा इसमें रिस्क क्या एसोसिएट है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को मेज़र करने का एक तरीका होता है, उसका नाम है रिस्कोमीटर। जैसे गाड़ियों के अंदर 4 व्हीलर के अंदर 2 व्हीलर के अंदर स्पीडोमीटर होता है, सेम वे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक रिस्कोमीटर होता है। रिस्कोमीटर में क्या होता है, सबसे कम जो रिस्क होती है उसको लो कैटेगरी बोलते हैं, उससे ऊपर वाली को लो टू मॉडरेट, उससे ऊपर वाली को मॉडरेट, उससे ऊपर वाली को हाई, मॉडरेट टू हाई, उससे ऊपर हाई और फिर वेरी हाई। ये सबसे लास्ट कैटेगरी में है, वेरी हाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन 7-8 साल 10 साल है और आप वॉलेटिलिटी थोड़ा
एब्जॉर्ब कर सकते हो तो ये फ़ंड आपके लिए अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ कि इस स्कीम को एनएफओ को क्यों पोर्टफोलियो में लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग आप इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप का स्पेस है, तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो केवल नई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको रिस्क कैपेसिटी ऑलरेडी आपको बता दी, आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मिड कैप है, स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है, तो आपको नंबर ऑफ स्कीम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।